जहां अन्याय के इतिहास मिलते हैं, उनके समानांतर न्याय के संघर्ष के इतिहास भी मिलते हैं। वो मिलकर के आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद बनाते हैं। नारी का इलाज जाति व्यवस्था के आधार पर होगा, गरीबी के आधार पर। दूल्हा घोड़ी जब मारा जाता है तो गरीबी के आधार पर नहीं मारा जाता। मोछ रखने पर दलित मारा गया, ओबीसी का मंदिर में जाने पर घर धुलवाया जा रहा है, मंदिर धुलवाया जा रहा है। त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, जनेऊ आंदोलन, इनके बारे में बिहार के लोगों को नहीं पता है। मंडल कमीशन इस देश में पिछड़े समुदाय के लोगों को हक अधिकार दिलाने का एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, जिसकी एक अनुशंसा 90 में लागू हुई, देश बदलना शुरू हो गया। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। मेरे हाथ में प्रोफेसर की डायरी एक किताब है और उसके रचयिता आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बड़े ही ढीठ किस्म के हैं, युवाओं के आइकॉन हैं, लेकिन उतने ही युवा इनका विरोध भी करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल, मेरे जैसा युवा का सवाल, मेरा नहीं है, मेरे जैसा पहला युवा का सवाल है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? बहुत शुक्रिया मनीष जी। और आइडिया ऑफ इंडिया, बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया कि जिस देश में हम रहते हैं वो देश बना कैसा है, उसकी आइडिया क्या है। जब आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत लाखों साल पहले जाने की बजाय हम ये सोचें कि पिछले 2-3 हज़ार या ज्ञात इतिहास के तौर पे 5,000 साल का इतिहास है। उस इतिहास में जहां अन्याय के इतिहास मिलते हैं, उनके समानांतर न्याय के संघर्ष के इतिहास भी मिलते हैं। वो मिलकर के आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद बनाते हैं। उसमें कोई तथागत बुद्ध है, कोई मक्खल पुत्र गोशाल है, कोई आजीवक है, कोई जैन है, और फिर उसके बाद कोई कबीर है, रैदास है, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद है, नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला है, फिर फूले, अम्बेडकर, पेरियार हैं, शाहू जी हैं, डॉक्टर रामन और लोहिया का आंदोलन है, समाजवादियों का आंदोलन है, और उसके बाद अम्बेडकरवादियों का आंदोलन है। ये 5,000 साल के इतिहास में न्याय के लिए जितने भी संघर्ष हुए, मनुष्य और मनुष्य बराबर होने चाहिए, जाति के नाम पर कोई बड़ा या छोटा ना हो, किसी के पास ज़्यादा संसाधन, किसी के पास कुछ भी ना हो, ये सब मिटे। इस विचार का नाम है आइडिया ऑफ इंडिया। और दूसरे लोग एक आइडिया ऑफ इंडिया अपना रखते हैं जो चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता रहे, संसाधन रहे, अवसर रहे, सब कुछ उनकी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे। ये आइडिया ऑफ इंडिया का परिचय नहीं हो सकता। इंडिया मतलब तभी बनेगा जब सबको सबके हिस्से का हक अधिकार मिलेगा। प्रोफेसर साहब, आपसे एक साधारण सवाल करता हूँ, और समाज में सवाल होता है, रिजर्वेशन एक कोड है, इसका लक्ष्मण यादव क्या जवाब देंगे? ये बात वही कह, मैं एक बार फिर बता दूं, मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव नहीं बोल रहा हूँ, मैं लक्ष्मण यादव। हाँ ठीक बात है, प्रोफेसर तो अभी मैं हूँ भी नहीं। उस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो किताब आपके हाथ में है, इसको कोई भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा। प्रोफेसर की डायरी कहा इसलिए गया है क्योंकि मेरा मानना है कि प्रोफेसर क्या है, इस बात को लोग समझ नहीं पाते। जो प्रोफेसर बन गए वो दुनिया से कट जाते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते नहीं। एक प्रोफेसर जो क्लासरूम अच्छा बनाने के साथ साथ एक समाज अच्छा बनाने के लिए भी बोलता था, उसे जब लोगों ने प्रोफेसर की नौकरी छीन ली, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पे था, तो जनता ने कहा कि आप हमारे प्रोफेसर हैं। आज भी लोग प्रोफेसर बोलते हैं, मैं कहता नहीं। तो ये कोई पदवी वाला मामला नहीं है। देश में हजारों प्रोफेसर हैं, बहुतों को कोई जानता ही नहीं, और कुलपति जाने कितने हैं। विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है, संघर्षों से बड़ा होता है, कह करके अपना प्रचार करके नहीं कोई बड़ा होता। एक बात। दूसरी बात कि जो इस देश में गैर बराबरी हजारों साल की, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा गया, उसे मुख्य सड़क पर चलने नहीं दिया गया, अपमानित किया, जातियों के नाम पर गालियां दी गई, इस गैर बराबरी से एक ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना तैयार हुई जो इस देश के 90% लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित करती है। वो है जाति व्यवस्था। अब जब भारत आज़ाद हो रहा था, उसके पहले छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में अपने दरबार में जब इसका सर्वे कराया कि उनके दरबार में कितने लोग हैं, उन्होंने देखा कि 75 उच्च पदों में से लगभग 65-70 तो 5% आबादी वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे समाज में इतने लोग हैं, वो मेरे दरबार में क्यों नहीं, मेरा राज्य चलाने में क्यों नहीं।
तो उन्होंने 26 जुलाई 1902 में रिजर्वेशन लागू किया, 50% गैर सवर्णों को आरक्षण मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि जो समाज में है वो दरबार में भी रहे, वो राज्य भी चलाए। भारत जब आज़ाद हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर के अगुवाई में जो संविधान बना, उसने भी एक शर्त दी कि भाई इस देश में इतने लोग हैं, वो केवल जनगणना रजिस्टर के आंकड़े थोड़े होते हैं, और हजारों साल से आपने जाति व्यवस्था के नाम पे, शोषण अन्याय की व्यवस्था के नाम पे उन्हें हाशिए पर ढकेला, उनको अपमानित किया। तो सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना जिसको मिली, देश चलाने में वो कहीं नहीं है। अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो वो मुख्य धारा में देश का हिस्सेदार नहीं बनेगा, फिर देश उसका कैसे बनेगा? इसलिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया। दुनिया में आरक्षण के अलावा दूसरी कोई पॉलिसी आज तक नहीं बनी जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी बदल कर रख दी। और जहां जहां आज आरक्षण नहीं लागू है, मीडिया में नहीं, जुडिशरी में नहीं है, देश के 90% आबादी वहां 10% भी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि हमारे देश में एक नेक्सस चलता है। आरक्षण जिसको मिल रहा है उसके नेक्सस में लोग नहीं है। एक ही जाति का प्रिंसिपल हो, एक ही जाति का वाइस चांसलर हो, एक ही जाति का जो है कमेटी में मेंबर हो, इंटरव्यू बोर्ड में एक ही जाति के लोग हों, तो अपनी जाति वाले में मेरिट दिखाई देगी उनको, और दूसरा कोई आएगा तो उसको जलील करेंगे, तो आरक्षण से आया है, तो बेकार है। इसके चलते आरक्षण को गालियां दी जाती हैं। आरक्षण को जो समझता नहीं, जानता नहीं, वो आरक्षण के विरोध में है। और केवल भारत में आरक्षण है ऐसा गलत है। दुनिया के कई देशों में, अमेरिका डिस्क्रिमिनेशन का डाइवर्सिटी इंडेक्स रखता है। तो आपको सबका देश बनाने के लिए सबको उस जगह पर, अगर हाथ में चोट है तो ये माथा का दर्द का दवाई नहीं होनी चाहिए, हाथ की चोट पर, हाँ, जहां दर्द है वहां उसका इलाज हो। तो जाति व्यवस्था के नाम पर जब समाज में बीमारी है तो बीमारी का इलाज जाति व्यवस्था के आधार पर होगा, गरीबी के आधार पर। दूल्हा घोड़ी जब मारा जाता है तो गरीबी के आधार पर नहीं मारा जाता। मोछ रखने पर दलित मारा गया, ओबीसी का मंदिर में जाने पर घर धुलवाया जा रहा है, घर मंदिर धुलवाया जा रहा है, ओबीसी का जो है अपमान किया जा रहा है, तो जाति देख करके किया जा रहा है, ना कि गरीबी के आधार पर। इसलिए आरक्षण एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव की प्रक्रिया है। इसे कुछ और बेहतर करके और अच्छा किया जाता तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाता। लेकिन वो तो कहते हैं कि आरक्षण आने से समस्याएं उत्पन्न वो वही करते हैं जो खुद समस्याएं हैं, उन पे और ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया। जहाँ जहाँ आरक्षण लागू नहीं है वो सबसे समस्या वाली जगह हैं। कुलपति आरक्षण से नहीं बनते हैं, और सारे कुलपति ब्राह्मण और समण क्यों हैं? इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, इसका मतलब ये कि उसमें दलित, पासी, चमार और यादव और कुर्मी, कोयरी, ये सब क्यों नहीं है? निषाद क्यों नहीं? राजभर क्यों नहीं? फिर कहोगे मेरिट नहीं। जो मेरिट से जा रहे हैं उनको तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जाति इतना खराब चीज़ है इस देश में कि अपनी जाति वाले में सब मेरिट उसको दिखाई देता है। मेरिट को मेरिट की तरह देखो। एक सिलेक्शन कमेटी बनाओ ना, और तुम्हारे पास प्रोफेसर और सब हैं, उनका सिलेक्शन कमेटी बनाओ, देखो मेरिट का पेपर वो सही कर देगा। इसलिए उनका जवाब केवल इतना है, बीमार लोगों को दवाई की जरूरत है। बिहार के युवा शिवदयाल सिंह चौरसिया को नहीं जानते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए शिवदयाल सिंह चौरसिया कौन थे। और ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, उस पर हमने पूरा वीडियो बनाया है। केवल बात शिवदयाल सिंह चौरसिया की नहीं है, पिछले 100 सालों में जितने आइकॉन सामाजिक न्याय के लिए लड़े, चाहे वो महात्मा फूले, उसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज से लेकर फूले, अंबेडकर, पेरियार, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, आर.एल. चंदापुरी, पेरियार, उसके बाद फिर जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद फिर आप आ जाइए इस बिहार में समाजवादियों का आंदोलन, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, जनेऊ आंदोलन, इनके बारे में भी बिहार के लोगों को नहीं पता है। अपना इतिहास पढ़ते ही नहीं कोई। और अब नए तरह की लीडरशिप आ रही है जो पढ़ाई लिखाई को बहुत तवज्जो देती नहीं, व्हाट्सएप को देखिए। हाँ, वो व्हाट्सएप पर चल रहा है और नफरत की आग बीजेपी और आरएसएस ऐसा फैला रहा है कि अपना इतिहास कोई नहीं जानता। मतलब आर.एल. चंदापुरी के बारे में कितने लोग जानते हैं? शिवदयाल सिंह चौरसिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? त्रिवेणी संघ को कितने लोग जानते हैं? और कितना बड़ा एक आंदोलन इस देश का, उत्तर भारत का बदलने वाला क्रांतिकारी आंदोलन अर्जक संघ। वैसे ही उत्तर प्रदेश में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे और तमाम लोग थे, रामस्वरूप वर्मा थे, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर लोहिया के आंदोलन को आगे बढ़ाया तमाम लोगों ने। एक मुकम्मल इतिहास पिछले 100 साल का इस देश के युवाओं को, और मेरे जैसे लोग अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर लक्ष्मण यादव पर सामाजिक न्याय की पाठशाला चला, जैसे शिवदयाल सिंह चौरसिया पर पूरा एपिसोड बनाया, त्रिवेणी संघ पर एपिसोड बनाया, तो उन सब को देखा जाए, समझा जाए, और पिछड़े दलित, महादलित बच्चों को शिक्षा, रोजगार और अपना इतिहास, इसको परिचित करा दिया जाए, तभी रास्ता निकलेगा।
शॉर्ट में जानना चाहेंगे आपसे, मंडल कमीशन का दौर, मंडल कमीशन भारत में आता है और एक व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने आप को जिंदा जला लेता है। आखिर वो मंडल कमीशन क्या है, हमारे दर्शकों को बता मंडल दीजिए। कमीशन इस देश में पिछड़े समुदाय के लोगों को हक अधिकार दिलाने का एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, जिसकी एक अनुशंसा 90 में लागू हुई, देश बदलना शुरू हो गया। दूसरी अनुशंसा 2006 में लागू हुई, देश में दिखना शुरू हो गया कि पिछड़ी जाति के लोग भी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तमाम जगहों पर पहुंचने लगे, क्योंकि उसके पहले रोका जाता था। ये जितने कहते हैं कि आरक्षण गड़बड़ है, ये सारे वही भरे पड़े हैं और सारे वही अपने लोगों को आगे बढ़ाते थे। तो बाद में जब मंडल कमीशन आया, क्रिस्टोफ जेफरले अपनी किताब द साइलेंट रिवॉल्यूशन में, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में कहते हैं कि ये भारत की मूक क्रांति है मंडल कमीशन। मंडल ने लोगों को चेतना दी, दलितों को आत्मविश्वास देने के लिए मंडल ने, इसीलिए आप देखेंगे रामविलास पासवान से लेकर के कांशीराम जी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार, ये जो करुणानिधि दक्षिण भारत में, ये ओबीसी लीडरशिप, ये जो मंडल के लिए लड़ रही थी, उसको समर्थन कौन दे रहा था? कोई रामविलास पासवान तो कोई कांशीराम। क्योंकि ओबीसी जब सांस्कृतिक रूप से सजग हुआ और अपना हिस्सा पाने के लिए मंडल आंदोलन किया, तो दलित समाज के लोग भी जो सिस्टम में जा रहे थे उनको हिम्मत मिली कि हमारा भाई भी अब आ रहा है। इसलिए मंडल को सबने मिलकर के लागू कराया और मंडल ने इस देश को बदल कर रख दिया। अब आज फर्जी ओबीसी जो लोग बैठे हुए हैं, वो तो मंडल का नाम नहीं लिए 10 साल में। उनको पता होना चाहिए कि ओबीसी की आज की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? जाति जनगणना। बिना जाति जनगणना के पता नहीं चलेगा कि कौन सी जाति पीछे, कौन सी आगे। ये लोग क्यों नहीं करा रहे? ये विरोधी हैं, क्योंकि ओबीसी को न्याय नहीं दे सकते। कितने कैबिनेट सेक्रेटरी बने, कितने जज हैं, कितने वाइस चांसलर कितने हैं इस देश में ओबीसी के? ये फर्जी ओबीसी लोग जरा बताएं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज कितने बने ओबीसी के? ब्यूरोक्रेसी में टॉप ब्यूरोक्रेसी जो देश चलाती है, राज्य चलाती है, उसमें कितने ओबीसी के हैं? ऐसा नहीं है कि कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। उसके ऊपर कमेटी बिठा दो, बोले तो उसको जांच में फंसा दो। प्रोफेसर इतने भरे पड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका प्रमोशन रोका जा रहा है। इसका मतलब मंडल कमीशन इस देश के मुकम्मल बनने का एक दस्तावेज है, जिसको देश में अभी लागू होना बाकी है। एक सवाल मेरा पर्सनल है लक्ष्मण यादव जी से, क्या धर्म ज़रूरी है या शिक्षा? धर्म निजी चीज़ है, जिसको मानना है माने। शिक्षा धर्म से तुलना करके नहीं कही जा सकती। आज के बच्चे धर्म को बचा रहे हैं। बचाएंगे, क्योंकि शिक्षा मिली ही नहीं। ये शिक्षा मिलती तो अपना करियर बचाते, महंगाई के खिलाफ बोलते। ये रोटी क्यों महंगी हो गई? 5 किलो अनाज सरकार से क्यों लेना पड़ रहा है? ये गोबर खाने वाला ये कौन आदमी है? इसका विरोध करो। ये जो है दवाई क्यों नहीं मिल रही मेरे अस्पतालों में? गरीब के बच्चे मारे जा रहे हैं। पढ़ा लिखा होता तो ये सवाल करता। पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है? नौकरी क्यों नहीं मिल रही? हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्यों नहीं, क्लास क्यों नहीं चलती? ये पेपर आउट क्यों हो जा रहा है? ये पेपर तुम नहीं करा पाते, तुम किस बात का सरकार चला रहे हो? पूछेगा सवाल तो गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो सचेत हो जाएगा, अधिकारों को जान लेगा। यही नहीं चाहते तो शिक्षा बर्बाद कर दी। अब शिक्षा बर्बाद हो गई तो अनपढ़ जाहिलों की भीड़ तैयार हो गई, फिर उसको रोजगार मिला नहीं, तो बेरोजगार और कुपड़ भीड़ जो है उसको तो किसी हिंसाई भीड़ में इस्तेमाल करना होगा ना, तो वो सड़क पर जाकर दंगा में इस्तेमाल होगा, तलवार लहराएगा। कलम लिखने के हाथों में सरकारें तलवार पकड़ा रही हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश की विडंबना है। ये देश बर्बाद हो जाएगा अगर आप हर हाथ में तलवार देंगे। अरे हर हाथ में कलम दो और कलम दे करके उसको शिक्षित बनाओ। घर के भीतर उसको पूजा करनी है नहीं करनी है वो फैसला कर ले। मंदिर में जाना है तो हिंदू अपने मंदिर जाए, वो मस्जिद में क्या करने जाता है डीजे बजा करके? ये तो कभी धर्म की किताब में नहीं लिखा था। तो धर्म के नाम, धर्म आस्था का है, जिसको मानना है माने और जिसको नहीं मानना है वो न माने। शिक्षा सबकी जरूरत है। दुनिया में लोहा आप अपने शिक्षा से मनवा सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हैं, तो वो कलम के दम पर, तर्क और विज्ञान के दम पर दिखा सकते हैं। बिहार के परिवेश में आते हैं, आप बिहार के भागलपुर आए हैं और इसलिए बात की कि भागलपुर में एक दंगा हुआ और बिहार की राजनीति भी बदल गई। भागलपुर दंगे को आप किस रूप में देखते हैं? हम केवल उसी अपने पिछले सवाल से जोड़ कर देखते हैं। ये सारे दंगाई जो लोग आग लगाते हैं इस पूरे बेल्ट में, यहाँ से लेकर पूर्णिया, कटिहार से लेकर के वहाँ तक, ये कौन सब त्रिशूल बांट रहा है, तो कोई धर्म के नाम पर बयान देता है
और सबका बेटा बेटी विदेश में किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, देश में है तो किसी बढ़िया स्कूल में। उनका बेटा बेटी धर्म बचाने नहीं आता, उनका बेटा बेटी डीजे बजाकर सड़क पर उत्पात करने नहीं आता। नेता का दुकान इससे चलता है, उसकी कुर्सी इससे चलती है। उसको कुर्सी चाहिए तो वो किसी को भी दंगे की आग में झोंक देगा। इस जनता से, बिहार की जनता से मैं अपील करूंगा कि बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बहुत गौर से देखे कि उनके बच्चों का भविष्य, झूठ बोला जा रहा है, बरगलाने के लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। उनको वोट देना जो बिहार में जाति जनगणना की बात करे, उनको वोट देना जो बिहार में शिक्षा की बात करे, नौकरी की बात करे, उनको वोट देना जो बिहार में शांति की बात करे कि नफरत और धर्म के नाम पर दंगे का माहौल न बने। बिहार में इसको चाहिए, और बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए यही मेरा पैगाम है। लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में पिछले कई दशकों से हावी हैं, लेकिन उनके जो काल है, उनके काल को बार बार विरोधी जंगल राज का काल कहते हैं। तो इस जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लाया गया है? ये केवल इसलिए लाया गया कि अपमानित किया जाए सामाजिक न्याय के आंदोलनों को, संविधान के तमाम संघर्षों को। क्योंकि जो लोग जंगल राज कहवाए, ये उत्तर प्रदेश में इस समय कौन सा राज है? किसी टेलीविज़न चैनल या पत्रिका ने लिखा कि, किसी यूट्यूबर ने लिखा कि, फेसबुक पर किसी ने लिखा कि ये जो तलवार लहरा रहे थे उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज आ गए। पुलिस ही पुलिस को फिरौती मांग रही थी, और पुलिस को खोज रही है, चंदा लिया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। जो अपराध अब तक नहीं होते थे उत्तर प्रदेश में, वो होने लगे। बिहार में पिछले 20 साल से बीजेपी का राज है, नीतीश जी के आड़ में, दो चार कुछ महीनों का इधर उधर छोड़ दें तो जंगल राज का इस समय बिहार में कौन सी ऐसी चीज़ है? सारे पुल बह गए, नौकरियों का कोई मतलब नहीं, पेपर आउट हो गया, अपराध, हत्या, बलात्कार, कोई दिन ऐसा नहीं जो बिहार से और यूपी से घटनाएं ना आ रही हो। और बिहार में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, और जंगल राज के लोग कहाँ हैं? पिछले 20 साल में बिहार में कितना पलायन रुका? पिछले 20 साल में बिहार में कितनी नौकरी मिली? पिछले 20 साल में बिहार में कितना पेपर आउट हुआ? पिछले 20 साल में बिहार में कितना अपराध कम हुआ? ये सारे जंगल राज विमर्श बना के कि जो गरीबों की आवाज़ का उद्बुलंद करे, जिसने दलितों पिछड़ों को चेतना दी कि ये खटिया तुम्हारी बनाई हुई है तो इस पर बैठो, ये रास्ता तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, हक मांगो, अधिकार मांगो, ये सामंतियों के सामने डरो मत, लड़ जाओ। उसको तुम जंगल राज का वो बना रहे हो, उसको तुम अपराधी और भ्रष्टाचारी कहते हो। उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी यहाँ हैं, और कुछ लोग अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए किसी की बैसाखी बन गए। सोचिए, ये है अपमानित करना। दलितों पिछड़ों के नेताओं को अपमानित किया जाता है ताकि उनके विमर्श, उनकी लड़ाई को हाशिए पर ढकेल दिया जाए। ये वो लोग करते हैं जो कुलीन थोड़े से लोग होते हैं, जो मीडिया में होते हैं, जो टेलीविजन पर बैठते हैं, जो चट्टी चौराहे पर है, जो यूनिवर्सिटी में है, जो ताकतवर शहरों में है। वो नैरेटिव बना देते हैं झूठा, और गांव का आदमी तो अभी समझ नहीं पा रहा। समझेगा तो इस सबका जवाब देगा। एक सवाल आखिरी ओर चलते हैं इस पॉडकास्ट में। सर, ये प्रोफेसर की डायरी है, और ये डायरी लिखने की प्रेरणा को कहाँ से मिली? ये किताब, इसकी भूमिका सबको पढ़नी चाहिए। क्यों इसका नाम प्रोफेसर की डायरी है? क्यों डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ये किताब लिखी है? इस देश में जब शिक्षा बर्बाद हो जाएगी ना, अभी तो गोबर लिप रहा है प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अभी तो जो है एम्स में बैठ कर के गोबर पर रिसर्च करेगा कोई, अभी तो जो है विश्वविद्यालयों में हवन होगा, पूजा होगी, शाखा लगेगी, विश्वविद्यालय को पैसा नहीं मिलेगा, हैफा से लोन मिलेगा, फीस महंगी होगी, सीट कम होगी, रिसर्च आप अपने मन का कर नहीं पाएंगे, सेमिनार आप अपने मन का कर नहीं पाएंगे। वो करिए जो सत्ता कहती है, और चापलूसी करिए तब आपको प्रिंसिपल बनाया जाएगा, चापलूसी करिए तो वाइस चांसलर बनाया जाएगा। तो चापलूसों से भर गई शिक्षा व्यवस्था, बिक गई शिक्षा व्यवस्था। 25 साल बाद अगर बर्बाद हो गई ना, तो कोई अगर खोजेगा 25-50 साल बाद कि जब ये बर्बाद हो रही थी पूरी शिक्षा व्यवस्था भीतर से, कोई बोला कि नहीं, तो ये किताबों से मिलेगी कि एक आदमी अपनी नौकरी गंवा के भी इस बात को देश को बता रहा था, कलम और किताब बचा लो भैया, बर्बाद हो रहा है। एक एक चीज इसमें लिखी हुई है। देश के हर नागरिक को प्रोफेसर की डायरी पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्कूल में क्या माहौल है, सिलेबस कैसे बदला जा रहा है, कम्युनल हो रहा है, नफरत भर रही है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें परिवारवाद है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप हो गया है, पूरा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई। इसके लिए प्रोफेसर की डायरी जरूर पढ़नी चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंजिंग होना चाहिए आपके अनुसार? शिक्षा सरकारी हो, सबके लिए हो, विज्ञान और तकनीक पर आधारित हो, शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए, शिक्षा सबको निःशुल्क दी जाए, शिक्षा में वैज्ञानिक तार्किक सिलेबस बनाया जाए,
शिक्षा हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, शिक्षा व्यवसाय न बनाया जाए, शिक्षा में सब जाति धर्म के लोगों को सब बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, क्लासरूम में डाइवर्सिटी हो, गोबर सिलेबस में न पढ़ाया जाए, विज्ञान और तकनीक पढ़ाई जाए। जो नौजवान प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का विरोध करते हैं उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन विरोध करता है, कैसा करता है। जो लक्ष्मण यादव का विरोध क्यों करेगा? वो कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं और आप पढ़िए कुछ ना। और कहते हैं। हम आपको मना ही नहीं करते गीता नहीं पढ़ो। आपको कुरान पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, गीता पढ़ना है, वेद पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़िए। हमने कभी रोका क्या? हम तो बस उसके साथ ये कहते हैं कि जाति का विनाश भी पढ़ लीजिए, गुलामगिरी भी पढ़ लीजिए, भारत का संविधान जरूर पढ़िए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, विज्ञान और तकनीक किताबें पढ़िए। हम तो ये कहते हैं, हमने कभी विरोध किसी का किया ही नहीं। तो सबको आज़ादी है, जिसको गीता पढ़नी हो गीता पढ़े। मेरे लिए भारत का संविधान है, मैं उसको पढ़ता हूँ। और मैं अपने देश को ये बताना चाहता हूँ कि कलम और किताब पढ़ने का मतलब ये है कि तार्किक और वैज्ञानिक बनो, पढ़ो, खूब पढ़ो, सब पढ़ो, गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट भी पढ़ो। और भी आप उसके पढ़ने की सलाह देते हैं? हाँ, पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि आपके खिलाफ कौन है। आप धर्म की सारी किताबें पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर सारी हिंदू धर्म की किताबें पढ़े थे। पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें आपके हित का क्या है, आपके काम की कोई चीज़ है कि नहीं। सब पढ़िए, जितना किताबें पढ़ सकते हैं सब पढ़िए, और जहाँ से अपना विचार बना सकते हैं कि जो बराबरी की बात करे, न्याय की बात करे, जिसमें अंधविश्वास पाखंड न हो। ये सब लोग ऐसा ही बनाना चाहते हैं, ऐसा ही समाज हम बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा विरोध कुंठा में कोई करे वो अलग बात है। इस किस बात का विरोध सोचिए ना। एक प्रोफेसर जो अपना नौकरी गंवा करके आपके सामने बैठा है और कह रहा है शिक्षा बचाओ, तो तुम इसका विरोध करोगे? ना हम शिक्षा नहीं बताएंगे। कल लक्ष्मण यादव कह रहे हैं ना हम बर्बाद होने देंगे, होने दो, मेरा क्या नुकसान होगा। नौकरी हमारे पास है नहीं, चुनाव हमने आज तक कोई अभी लड़ा नहीं, किसी से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी। विचार से जिसको हमसे दिक्कत है होती रहे, अच्छा है कि उनको विचार से दिक्कत हो। हम लड़ेंगे और अपने विचारों का भारत बनाएंगे, मानवता पे आधारित, संविधान पे आधारित। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे दिल का एक सवाल है, जो काशीराम साहब कभी साइकिल से निकले थे, आज उनकी यात्रा कहीं रुक सी गई है, इस पर क्या कहना है? केवल कांशीराम साहब की ही नहीं, इस देश को अच्छा बनाने के लिए जितने भी लोगों ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर लोहिया ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, मंडल आंदोलन की लड़ाई थी इतनी बड़ी। आज बीजेपी और आरएसएस इस पूरी लड़ाई को इतना पीछे ले जाना चाह रहा है कि समानता और न्याय का भारत न बने, सब जाग न जाएं, सब आगे न बढ़ जाएं। वो पाखंड अंधविश्वास फैलाकर मुट्ठी पर लोगों के हाथ में पूरा देश बेच दिया है उन्होंने। बहुत बड़ा खतरा इस देश के सामने है। इस लड़ाई से बचने के लिए पूरे देश के नागरिकों को जागरूक होना होगा, सजग होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।